माई सेल्फ मालती और हम रीड कर रहे हैं हिस्ट्री 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं। हमने इसका हाफ चैप्टर रीड कर लिया है, ये उसका 3rd वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर का नेम है भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता है। इसमें हमने पढ़ लिया इसका सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक कैसा था। अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं उसकी आर्थिक जीवन कैसा था हिंदू सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता में। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता में जो आर्थिक जीवन में क्या था, कृषि का अत्यंत इम्पोर्टेंट स्थान था। सरस्वती सिंधु का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास, तिल आदि की कृषि करते, यानी कि ये वो खेती करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। विशिष्ट प्रकार की फसल बोने की विधि, कृषि के उपकरण, सिंचाई व्यवस्था आदि कृषि के व्यापक विकास को दिखाती है। यानी कि उनके जो विशिष्ट टाइप की अलग अलग टाइप की फसलें उगाना, फसल बोने की जो विधि यानी कि तरीका, कृषि के जो उपकरण मिले हैं, सिंचाई व्यवस्था आदि कृषि के व्यापक विकास को भी दिखाती है कि वहाँ के कृषि का विकास व्यापक तरीके से था। नेक्स्ट है मेहरगढ़ से प्राप्त पत्थर की दरांती। किसकी मिली है? पत्थर की दरांती, जिससे हम क्या करते हैं, काटने, फसल को काटने में यूज करते हैं। जैसे कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत और बनावली से प्राप्त हल का नमूना भी उच्च स्तरीय कृषि को प्रमाणित करते हैं। यानी कि ये चीज़ें मिले हैं कालीबंगा से, बनावली जो हरियाणा में पड़ते हैं भाई। बड़े बड़े संग्रहण केंद्रों से भी व्यापक मात्रा में फसल उत्पादों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है भाई, ये खेत दिखाए गए हैं भाई उस टाइम के, जिस तरह खेतों के कुछ निशान वगैरह मिले हैं, जुते हुए खेत हैं, ये दिखा रखी है भाई, जो हमने पढ़ी थी ना अभी पत्थर की दराती। तो अब बताओगे आज के टाइम में हम किस मेटल की वो करते हैं भाई, धातु की यूज करते हैं, दराती या पत्थर की, किसकी? तो आप बताना। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता में बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सूअर को प्रमुख रूप से पाले जाते थे। इनका उपयोग दूध, मांस, खाल और ऊन आदि के लिए होता था। बैल का प्रयोग कृषि कार्य के साथ साथ यातायात के लिए भी किया जाता था। मतलब ये कृषि का कार्य करने के साथ साथ यातायात, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी उसको साधन के रूप में यूज किया जाता था बैल का। इस सभ्यता के लोग ने घोड़े और ऊँट को भी पालतू बनाया था। किसको भी? घोड़े को भी और ऊँट को भी पालतू बनाया। हाथी का पालन भी संभवतः प्रारंभ हो गया था, यानी कि उन्होंने हाथी को भी पालना स्टार्ट कर दिया था। इनके अलावा जंगली सूअर हैं वे, चिंकारा है, हिरण है और नीलगाय आदि जंगली जानवरों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जलचरों, जो जलचर मतलब जो जल में चलने वाले जीव होते हैं, और पक्षियों के प्रमाण भी मिलते हैं। नेक्स्ट है भाई, उच्च स्तरीय उद्योग धंधों के साक्षर सरस्वती सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। उच्च यानी कि हाई लेवल के जो उद्योग धंधे हैं वो भी सरस्वती सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है सैंधव। विभिन्न प्रकार के आभूषण, औजार और उपकरणों के लिए धातु की ढलाई की तकनीकी से भली भांति परिचित और उनके निर्माण में अत्यंत निपुण एवं दक्ष, यानी कि भी औजारों को ढालना, यानी कि उनको फिर से गलाना, उपकरण बनाना, औजार है, आभूषण है, इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी वो भाई अत्यंत परिचित थे। ठीक है, निपुण थे, दक्ष थे, वो उनके अंदर क्वालिटी थी ये चीज़ों की। कीमती पत्थर, शंख, सीप और हाथी दांत से विविध प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। राखी घड़ी और भेड़ाना, राखी घड़ी और भेड़ाना से क्या मिले हैं? कार्नेलियन। तिगड़ाना से क्या मिले हैं? फियांस। ठीक है, तिगड़ाना जो आप सभी जानते होंगे, तिगड़ाना फियांस। और माँ नेहरू से स्टेटाइट्स की कार्यशालाएं के प्रमाण मिले हैं। मतलब यहाँ पर
भाई ये बनाई जाती थी इन पत्थरों से, इस टाइप से, फ्योन से। ठीक है। ये नेक्स्ट है भाई, मिट्टी के बर्तन, ईंट उद्योग, उत्कीर्ण शिल्प और वस्त्र उद्योग भी अत्यंत विकसित एवं प्रचलित थे। इस सभ्यता में संभवतः व्यापारिक लोगों के समूह का भी निर्माण हो गया था। यानी कि इस सभ्यता में जो व्यापारिक लोगों का भी हमें पता चलता है कि लोग अलग अलग टाइप्स के व्यापार वगैरह करते थे। आयात निर्यात, नाप तोल की प्रणाली। आयात निर्यात तो पता होगा भाई, इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं। नाप तोल की प्रणाली, मुद्राएं यानी कि जो करेंसी होती है, यातायात के स्वरूप एवं साधनों से व्यापारिक गतिविधियों पर समुचित प्रकाश पड़ता है। यानी कि इन सभी चीज़ों से पता चल रहा है कि उस टाइम में जो व्यापारिक थी वही एक्टिविटी अच्छी खासी थी। इन चीज़ों से भी, नाप तोल की प्रणाली से, जो करेंसी है उनसे पता अंदाज़ा लगाया जाता है। उस समय धातु और अर्ध कीमती पत्थरों का आयात, यानी कि जो उस टाइम में धातु होती थी भी, अर्ध कीमती जो पत्थर होते हैं उनका आयात किया जाता था और स्थानीय वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें होती थी उनको तो बेचा जाता था, और धातु हैं और जो कीमती पत्थर है उनको खरीदा जाता था। आंतरिक और विदेशी व्यापार स्थल व समुद्र दोनों मार्गों से होता था। स्थल मार्ग से व्यापार किन से होता था भाई? बैलगाड़ियों के द्वारा किया जाता था। समुद्री मार्ग के प्रमाण, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर अंकित नाव के चित्र। यानी कि जो किससे पता चला भी, समुद्र से भी व्यापार होता था। तो जो मोहनजोदड़ो से है ना मोहर प्राप्त हुई है, उस पर क्या बनी हुई थी भाई? पिक बनी हुई थी, किसकी? नाव के चित्र, उनसे पता चला है। और किससे पता चला भाई? लोथल से मिली मिट्टी की नाव। यानी कि लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उससे मिट्टी की, जो वहाँ से मिट्टी की नाव के खिलौने से पता चलता है कि व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चलता है कि उनके मेलुहा, यानी कि जिसको वो सरस्वती सिंधु सभ्यता को मेहलुआ बोलते थे, से व्यापारिक संबंध थे। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से क्या मिले हैं भाई? बंदरगाह के जो पोर्ट वगैरह, जहाँ से शिप वगैरह उतारे और शिप से सामान वगैरह उतारा और चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं बंदरगाह। उसके भी प्रमाण मिले हैं। उत्खनन में बड़ी मात्रा में बाट और तराजू की पलड़े मिले हैं। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। क्या थी भी? 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो से सिप, क्या है आगे, क्या है? मोहनजोदड़ो से सिप का और लोथल से हाथी दांत के बने पैमाने भी मिले हैं। ये साइड में पिक दिखा रखी हुई, ये क्या है? बाट वगैरह हैं जो उस टाइम में सिंधु सभ्यता में यूज किए जाते थे। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। छोटों से अनुमान लगाया गया है कि भाई ये कुछ कीमती चीज़ों का इनकी मापतोल की जाती होगी। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। भाई वो किस तरह की उन पूजा अर्चना करते थे, क्या किस भगवान में बिलीव करते थे या कैसे उनकी थी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का अत्यंत विशिष्ट पक्ष उसका धर्म था। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका क्या माना जाता है? उसका धर्म था। ठीक है, जिसके अनेक तत्व प्रवृत्ति भारतीय समाज में अंगीकृत हुए हैं। यानी कि उनके जो भी हैं भाई पूजा अर्चना का सिस्टम है, वो भारतीय समाज को ने भी धारण किए हुए हैं। वहाँ के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। मातृशक्ति को इम्पोर्टेंट है भाई, वो मातृशक्ति की पूजा करते थे, जिसके साक्ष्य नारी की मिट्टी की मूर्तियाँ और मोहरों पर नारी आकृतियों के अंकन मिलते हैं। इन मूर्तियों पर धुएं के निशान भी हैं। यह संभावना है कि इन मूर्तियों के सामने पूजा के लिए कोई वस्तु जलाई गई होगी। इस सभ्यता के अंतर्गत मातृशक्ति की उपासना प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत की उपास्य देवी के रूप में प्रचलित थी। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों के रूप में, वनस्पति को हम क्या है, प्रकृति को मतलब देवी के रूप में उस टाइम पूजा अर्चना की जाती थी। नेक्स्ट है भाई, पशुपति शिव की उपासना सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरावस्तुओं में देखने को मिलती है। यानी पशुपति शिव की भी वो उपासना करते हैं, उसके भी प्रमाण हमें मिले हैं भाई इसके सिंधु सभ्यता में। ठीक है, तो ये इस पिक में भी दिखा रखे हैं भाई, पशुपति शिव है, ये शिवलिंग है।
जो उस टाइम में पाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, जिनके दाहिने तरफ हाथी और बाघ, बाईं तरफ गेंडा और भैंसा दिखाया गया है। सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े दिखाए गए हैं। इस मूर्ति को पशुपति शिव की मूर्ति भी माना जाता है। जो ये बताए गए हैं, ऐसा अनुमान है कि ये शिव भगवान की मूर्ति है। इस सभ्यता के लोगों द्वारा शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता में पशु पूजा, वृक्ष की पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक सींग वाले पशु, बैल, सांप, पीपल आदि की पूजा की जाती थी। यहाँ के लोगों के बीच योग का भी महत्व रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में एक पुरुष की आकृति भी पद्मासन मुद्रा में है, यानी कि योग भी उस टाइम में उनका भी योग वगैरह भी भाई किया जाता था। और एक अन्य मोहर पर योग पुरुष की आधी खुली आंखें नासिका को अग्र भाग पर केंद्रित दिखाई गई है। इस प्रकार योग की क्रिया पक्ष का आंकलन मोहरों पर मिलता है। इस सभ्यता के कुछ मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह भी मिलते हैं। स्वास्तिक मतलब भाई जो ये सिंधु सभ्यता की ही देन है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंत्येष्टि संस्कार के 3 विधियां प्रचलित थी, यानी कि अंत्येष्टि यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको किस तरह उसकी क्रियाक्रम जाता है, उसके भी 3 तरह के प्रमाण मिले हैं। एक तो पूर्ण समाधिकरण, किस टाइप की है भाई, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, यानी कि 3 टाइप से मृत्यु का दाह संस्कार किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है समाधि क्षेत्र नगरों से बाहर होते थे, यानी कि ये जो समाधियाँ होती थी कहाँ होते थे भाई, नगरों से बाहर होती थी, जिसके प्रमाण फरमाना, राखी गढ़ी व अन्य पुरास्थलों से मिले हैं। शवों का सिर प्राय उत्तर की ओर तथा दक्षिण तथा पैर क्या थे भाई, दक्षिण दिशा की ओर होते थे। कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन और क्या क्या मिले हैं भाई, आभूषण, उपकरण आदि भी रखे जाते थे, यानी कि जो समाधियाँ होती थी उनमें मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषण हैं, उपकरण आदि रखे जाते थे। अब ये इस तरह की भी योग मुद्राएं दिखाई गई हैं, जो उस टाइम में पिक्चर्स के थ्रू, मूर्तियों के थ्रू ये हमें पता चली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब भाई इस सिंधु सभ्यता के यानी कि उसके पतन के क्या कारण रहे हैं, जो आज वो हमें देखने को नहीं मिलती। उसके पतन के कारण क्या है भाई, इतनी बड़ी सभ्यता, उसके पतन कैसे हुआ, तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग धारणाएं बताई हैं भाई। किसी ने कुछ रीजन दिया है, किसी ने कुछ रीजन दिया है। तो हम पढ़ते हैं भाई पतन के क्या कारण रहे होंगे। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के विघटन के एक नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी रहे होंगे। इन प्रमुख कारणों का विवरण निम्न प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट है भाई प्रशासनिक स्थिरता। फर्स्ट उनके पतन का कारण बताया है प्रशासनिक स्थिरता, यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासन में स्थिरता आ गई थी, यानी कि जो उनका सिस्टम था भाई, जो राज्य वगैरह करने का, उसमें स्थिरता आ गई थी, यानी कि वो कमज़ोर होने लग गया था, जिसके कारण बस्ती का आकार सीमित हो गया और स्वच्छता में कमी आई। सड़कों और गलियों में अतिक्रमण होने लगा, यानी कि सड़कें वगैरह थी, गलियां क्या होनी थी, लेकिन उन पर अतिक्रमण होने लगा, यानी उनको और लोग घेरने लगे। ठीक है, दीवारें कम चौड़ी बनने लगी और नए मकानों के निर्माण में पुराने मकानों की ईंटों का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण यह नगरीय सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो गई। ये तो इसका था भाई फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन, कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को भी उत्तरदायी माना जा सकता है। वर्षा कम होने के कारण तथा सरस्वती नदी सूख जाने के कारण हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में इस सभ्यता की बस्तियों का विनाश हुआ होगा। थर्ड रीजन है भाई बाढ़। तो बाढ़ को भी सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। मोहनजोदड़ो, चांदहुदड़ो, लोथल और भगवत राय के उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं।
जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के पतन में बाढ़ की भी भूमिका रही होगी। फोर्थ पॉइंट है भाई इसके पतन के कारण में विदेशी व्यापार में गतिरोध, यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण आर्थिक ढांचा कमजोर होने लगा, जिसके कारण बहुमूल्य वस्तुओं की जगह स्थानीय उत्पाद की मांग बढ़ने लगी और लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई, जो इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बनी। नेक्स्ट है भाई महामारी। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो 42 मानव कंकालों के अध्ययन से, यानी कि उनके कंकालों की स्टडी की गई, उनसे पता चला कि इनमें से 41 लोगों की मौत मलेरिया जैसी महामारी से हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि महामारी के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो भाई ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।